हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्ना सागर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 बेगम हजरत महल को पढ़ेंगे लोग और इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे लोग। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। So let's start. Begum Hazrat Mahal, the queen of Awadh, was feeling lonely and abandoned at Chhatr Manjil, the royal palace in Lucknow. बेगम हजरत महल जो कि अवध की रानी थी, वो लखनऊ के शाही महल छतर मंजिल में काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी, काफ़ी सुनसान महसूस कर रही थी। The East India Company had annexed the estate of Awadh and exiled her husband Nawab Wajid Ali Shah to Calcutta, now Kolkata. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़बरदस्ती अवध को अपने कब्ज़े में ले लिया था और वहाँ के शासक नवाब वाजिद अली शाह को अवध से निकालकर कोलकाता भेज दिया था, है ना। पहले इसको कैलकुटा कहा जाता था। द रेस्प्लेंडेंट ब्यूटी ऑफ द पैलेस कुड डू लिटिल टू चीयर अप द क्वीन। उस महल की शानदार खूबसूरती भी रानी को खुश नहीं कर सकती थी, खुश नहीं कर पा रही थी। शी रिकॉल्ड द डे व्हेन she was given the title of Pari, meaning fairy, and was included in the Nawab's group of dancers. बेगम हजरत महल उन दिनों को याद करती हैं जब उन्हें परी का खिताब दिया गया था और कैसे उन्हें नवाब के डांसर्स के ग्रुप में शामिल किया गया था। एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द नवाब वॉज इन सच ऑ ऑफ हर। कहने का मतलब यहाँ तक कि नवाब को शामिल करते हुए सभी लोग, है ना, नवाब और हर एक लोग बेगम हजरत महल को काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और उनकी काफ़ी प्रशंसा करते थे, उनको काफ़ी एडमायर करते थे। द नवाब हिमसेल्फ वॉज अ गिफ्टेड डांसर एंड अ कनोजियर ऑफ द आर्ट्स। कनोजियर ऑफ द आर्ट्स कहने का मतलब कला का पारखी, वैसा इंसान जो कि आर्ट्स को समझता है। तो नवाब वाजिद अली शाह खुद से एक डांसर थे और वो कला के पारखी थे, है ना। देन द डे व्हेन द नवाब मेड हर हिज क्वीन, कुड शी एवर फॉरगेट दैट डे। तो क्या फिर बेगम हजरत महल उस दिन को कभी भूल सकती थी जिस दिन नवाब ने उन्हें अपना रानी बनाया था। फ्रॉम बीइंग मुहम्मदी खानुम, अ पुअर ऑर्फन गर्ल, टू बिकमिंग द क्वीन ऑफ अवध, द जर्नी हैड बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहने का मतलब मुहम्मदी खानुम, एक अनाथ लड़की से अवध की रानी बनने तक की बेगम हजरत महल की यात्रा काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, काफ़ी असाधारण रही थी। And today, as if by another turn of fate, her husband was far away and his beloved Awadh seized by the enemy. और ऐसा जैसे कि मानो आज किस्मत ने एक और मोड़ लिया हो जब उनके हस्बैंड उनसे काफ़ी दूर हैं और उनका प्यारा शहर अवध दुश्मनों के कब्ज़े में है। अम्मी हुजूर, a soft voice intruded on the Begum's thought. एक प्यारा सा, एक कोमल सा आवाज़ अम्मी हुजूर करके उनके दिमाग में आता है, उनके विचार में, उनके मन में आता है। एज अ लिटिल बॉय स्नगल्ड इनटू हर, जब एक छोटा सा बच्चा उनके गोद में आकर बैठ जाता है। इट वॉज बिरजिस कदर, हर बिलव्ड सन। वो बच्चा कौन होता है? बिरजिस कदर, उनका प्यारा बेटा। सी हग्ड हिम क्लोज, वो उनको हग करती है, गले से लगाती है। नाउ ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सी थॉट टू हर सेल्फ। अब बेगम हजरत महल मन ही मन में सोचती हैं कि उनका बेटा उनके पास है, तो ऐसा मानो कि जैसे अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ हो। द ब्रिटिश सेट अबाउट डिस्ट्रॉइंग द मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस एंड बाजार्स ऑफ लखनऊ टू मेक वे फॉर रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, जो भी पुराने स्मारक थे, मॉन्यूमेंट्स थे, जो महलें हुआ करती थी, पैलेसेस, और जो लखनऊ के बाजार्स थे, उन सबको बर्बाद कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। द जू एंड द पब्लिक लाइब्रेरी वर ऑल्सो नॉट स्पेयर्ड। और इन सब चक्करों में जो वहाँ का जो जू था और जो पब्लिक लाइब्रेरी था वो भी नहीं बच पाया। ऑल दिस लेड टू अ ग्रेट रिजेंटमेंट अमॉन्ग द लोकल पॉपुलेशन। अब इन सभी चीज़ों के वजह से वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, वहाँ की जो स्थानीय आबादी थी, उन लोगों में एक क्रोध, एक नाराज़गी दिखने लगी। नॉट कंटेंट विद दिस, और लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, और सेटिस्फाइड न होने की वजह से रिजल्ट क्या हुआ? दे फोर्स्ड द लेडीज ऑफ द छतर मंजिल टू शिफ्ट टू अ स्मॉल विंग ऑफ द कैसरबाग पैलेस। उन लोगों ने छतर मंजिल में रहने वाली सभी महिलाओं को कैसरबाग के एक छोटे से, है ना, पैलेस में उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया। ऑन 29 मार्च 1857
news reached the Begum that Mangal Pandey, a sepoy in the British army, had shot dead a British officer at Barakpur. 29 मार्च 1857 को बेगम हजरत महल के पास एक खबर चल के आती है कि ब्रिटिश आर्मी का एक सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी है ना, और उसे उसकी हत्या कर दी है। He was later hanged, और फिर बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सिपाही म्यूटिनी, और ऐसा मानो जैसे कि सिपाही विद्रोह की ये शुरुआत थी, है ना। एज द ब्रिटिश कॉल्ड इट, जैसा कि ब्रिटिश लोगों का मानना था कि ये सिपाही लोग अब विद्रोह करेंगे। फॉर इंडियंस, और भारतीयों के लिए क्या था, इट वॉज देयर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीयों के लिए यह स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, आज़ादी की पहली लड़ाई थी। लाइक अदर सिपाहीज अक्रॉस इंडिया, कहने का मतलब पूरे भारत के अन्य सिपाहियों की तरह, द सोल्जर्स इन लखनऊ टू प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कार्ट्रिजेज they were being made to use in their rifles। कहने का मतलब पूरे भारत के अन्य सिपाहियों के जैसे ही लखनऊ के जो सोल्जर्स थे वो भी उन कारतूसों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जो कि उन्हें अपने राइफल्स में यूज़ करने के लिए दिया गया था या ऐसा बनाया गया था। द कार्ट्रिजेज वर ग्रीस्ड विद पोर्क एंड बीफ फैट, और वो जो कार्ट्रिजेज थी, वो जो कारतूस थी, उसमें पोर्क, सुअर और गाय के चर्बी को लगाया गया था। एंड विच वर फॉरबिडन टू मुस्लिम्स एंड हिंदूज, और ये दोनों चीज़ें जो है ना रेस्पेक्टिवली मुस्लिम्स और हिंदूज़ में बैन है। तो मुस्लिम्स में पोर्क बैन है, सुअर का मांस या सुअर का चर्बी बैन है, और हिंदूज़ में बीफ मतलब गाय का मांस या गाय की चर्बी बैन है। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने ये चाल चली थी कि हम लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाएंगे, हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके हम लोग यहाँ पे राज करेंगे, ये वाला फंडा उन लोगों ने अपनाया था। दे कंप्लेन्ड टू हेनरी लॉरेंस, कहने का मतलब यहाँ पे जो भी इंडियन सोल्जर्स थे जो कि ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे थे, उन लोगों ने इन कार्ट्रिजेज के अगेंस्ट हेनरी लॉरेंस को शिकायत की। द चीफ कमिश्नर ऑफ अवध, जो कि अवध के चीफ कमिश्नर थे, ही इग्नोर्ड देयर कंप्लेंट, लेकिन हेनरी लॉरेंस ने क्या किया, उनके कंप्लेंट को इग्नोर कर दिया, उसे नज़रअंदाज कर दिया। विद नो अदर चॉइस लेफ्ट, अब क्योंकि इन सिपाहियों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, द सिपोइज रिबेल्ड, तो सिपाहियों ने क्या कर दिया, बगावत कर दिया, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। दे रिफ्यूज टू यूज द राइफल्स एंड अटैक द आर्म्स डेपो एंड टुक इट ओवर, उन लोगों ने राइफल्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और जहाँ पे आर्म्स डिपो था, जहाँ पे हथियार को स्टोर करके रखा जाता था, उस पे अटैक कर दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। बट दे वर सून ओवरपावर्ड एंड पनिश्ड, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें काबू में कर लिया गया और उन्हें सजा दी गई। द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट फर्दर असॉल्ट बाय द रेबल्स। अब तक ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई थी कि इन रिबेलियंस, इन विद्रोहियों के अगले हमले से उन्हें खुद को बचाने की ज़रूरत थी, उन्हें खुद को प्रिपेयर करने की ज़रूरत थी। द ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज वर शिफ्टेड टू अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड रेजिडेंसी। तो ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स थे और उनकी जो फैमिलीज थी, उनको एक कॉम्प्लेक्स में क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया था, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था, रेजिडेंसी। ऑल हाउसेज अराउंड द रेजिडेंसी वर वैकेटेड एंड डेमोलिस्ड, तो उस रेजिडेंसी के जितने भी उसके आसपास जितने भी दूसरे घर थे उन सबको खाली करवा के उन्हें ढा दिया गया था, उन्हें गिरा दिया गया, उन्हें डिमोलिश कर दिया गया। एंड द कॉम्प्लेक्स वाज फोर्टिफाइड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अटैक, और उस कॉम्प्लेक्स को क्या कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया, उसे बचा लिया गया किसी भी तरह के आक्रमण से। एज एंटिसिपेटेड, जैसे कि अनुमान लगाया गया था, द सिपाहीज अटैक्ड द ब्रिटिश इन लखनऊ, सिपाहियों ने ब्रिटिशर्स के ऊपर लखनऊ में हमला कर दिया। बर्निंग एंड लूटिंग देयर बंगलोज, है ना, उनके बंगलों को लूट लिया और उनमें आग लगा दिया। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड बाय अरेस्टिंग वाजिद अली शाह इन कैलकाटा एंड इम्प्रिजनिंग हिम एट फोर्ट विलियम। तो इस हमला की जवाबी कार्रवाई में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वाजिद अली शाह को कलकत्ता में अरेस्ट कर लिया और उनको फोर्ट विलियम में जाकर कैद में डाल दिया, फोर्ट विलियम में उन्हें कैद कर दिया।
Soon news arrived about the revolt in Meerut. बहुत ही जल्द मेरठ से भी विद्रोह की खबर आई. The sepoys had shot dead the British officers stationed there and had declared Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor in Delhi, their leader. तो मेरठ से क्या खबर आई कि वहाँ के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया और वहाँ के सिपाहियों ने वहाँ पे ठहरे हुए, वहाँ पे तैनात जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को, है ना, अपना नेता मानते हुए उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें बादशाह डिक्लेयर कर दिया. कहाँ पे? दिल्ली में. ओके, सो लेट्स रिवाइज. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. इन क्वेश्चंस को आप काफ़ी ईजिली सोल्व कर सकते हो, वैसे मैं कोशिश करता हूँ. वाई वॉज बेगम हजरत महल फीलिंग लॉनली एंड अबैंडन्ड इन द रॉयल पैलेस? रॉयल पैलेस में बेगम हजरत महल काफ़ी अकेला और सुनसान क्यों फील कर रही थी? जस्ट बिकॉज her husband was not with her and her beloved city was seized by the enemy, है ना. उनके हस्बैंड उनके पास नहीं थे और उनका जो प्यारा शहर अवध था वो दुश्मनों के कब्जे में था. What incident marked the beginning of the 1857 rebellion? So इसका आंसर क्या करोगे? When a sepoy from the British army named Mangal Pandey had shot dead a British officer at Parakpur. So this was the beginning of the 1857 rebellion. What made the sepoys rebel against the British? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं that the British government has made such cartridges that were greased by the pork and beef fat, which were respectively banned in both the religions. That's why the sepoys rebel against the British. Whom did the rebels declare their leader after the revolt in Meerut? तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर. ओके, अब हम लोग स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं. By now, अब तक the rebellion had spread across the country. अब तक जितने भी बागी थे वो पूरे देश में फैल चुके थे. At the palace in कैसरबाग, है ना, कैसरबाग के महल में द लेडीज़ वर रेस्टलेस. तो जो भी लेडीज़ थी वो काफ़ी बेचैन थी, काफ़ी परेशान थी. दे न्यू ट्रबल वॉज ब्रीविंग इन द कैपिटल. उन्हें पता था कि ये जो मुसीबत है वो अब राजधानी तक पहुंचने वाली है ना. अवध कुड नॉट रिमेन अनटच्ड व्हेन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज अफ्लेम. उन लोगों का मानना ये था कि जब सारा देश चल रहा है तो उसकी राजधानी अवध कैसे इससे बची रह सकती थी, कैसे इससे अनछुआ रह सकता था. There was great excitement when it was announced that Raja Jailal Singh, the Nawab's old friend, and the Raja of Mahmudabad were seeking an audience with the Begums. लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट तब हुई जब लोगों को ये पता चला कि नवाब वाजिद अली शाह के पुराने दोस्त राजा जयलाल सिंह और महमूदाबाद के राजा क्या कर रहे हैं, है ना, कुछ लोगों को, कुछ ऑडियंस को ढूंढ रहे हैं अपने बेगम्स के साथ. ओके, अ कर्टन वॉज क्विकली ड्रॉन अक्रॉस द रूम टू स्क्रीन द वुमेन फॉक फ्रॉम द मेन. अब कहने का मतलब, क्योंकि उस समय जो महिलाएं थी वो किसी दूसरे मर्द के सामने नहीं जाती थी, वो उनसे पर्दा करती थी, उनसे, है ना, अपने फेस को और अपने आप को छुपाती थी. इसीलिए जब ये लोग मीटिंग करने के लिए गए तो मर्दों को महिलाओं से अलग करने के लिए उनके कमरे के बीचों बीच क्या लगा दिया गया, एक पर्दा लगा दिया गया. Behind it, the ladies waited impatiently to hear what the two Rajas had to say. और पर्दे के पीछे जो लेडीज़ थीं वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि आखिर इन दोनों राजाओं को, है ना, क्या कहना है. दोनों राजा कौन थे? एक महमूदाबाद के राजा और एक राजा जयलाल सिंह. एक्सीलेंसीज, वी बेग योर पार्डन. अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बेगम हजरत महल भी मौजूद थी. एक्सीलेंसीज, वी बेग योर पार्डन फॉर इंट्रूडिंग ऑन योर प्राइवेसी, बिगन राजा जयलाल सिंह. अब राजा जयलाल सिंह बोलते हुए कहते हैं कि महारानी हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको परेशान कर रहे हैं, हम बिना बताए आपके यहाँ आ गए. वी हैव कम हियर टू इन्फॉर्म यू अबाउट आवर डिसीजन टू ज्वाइन आवर ब्रदर्स इन देयर फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. हम यहाँ पे आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ने में हम अपने भाइयों के साथ हैं. मतलब हम आपका पूरा साथ देंगे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ने में. द ब्रिटिश टुक अवध बाय फोर्स. हमें पता है कि ब्रिटिश ने क्या कर लिया है, अवध को, है ना, ताकत के साथ अपने कब्जे में ले लिया है.
वी कैन नॉट टेक दिस इंसल्ट लाइंग डाउन, और हम लोग इस बेइज्जती को ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे नहीं इसको रहने दे सकते। वी विल फाइट टू डेथ, हम लोग अपनी है ना आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम लोग मौत तक लड़ेंगे। बट वी नीड अ लीडर हुम आवर सिपॉइज एज वेल एज आवर पीपल विल एक्सेप्ट, लेकिन हमें एक ऐसा नेता चाहिए जिससे हमारे सिपाही और उनके साथ साथ आम जनता भी उसे क्या करे, एक्सेप्ट करे। समवन बिहाइंड हुम एवरीबडी विल रैली, कहने का मतलब एक ऐसा इंसान है ना जिसके पीछे सारे लोग रैली करेंगे, मतलब जिसकी बातों को सभी लोग मानेंगे, राइट। तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए। द नवाब, यहाँ पे कोई सजेस्ट करता है कि नवाब का क्या हुआ, है ना, नवाब भी तो हो सकते हैं आपके लीडर। बट एलिप्सिस, यहाँ पे 3 डॉट को हम लोग एलिप्सिस बोले गए हैं, बोल सकते हैं लोग। बट यू नो ही इज इन जेल इम्प्रिजन बाय द ब्रिटिश, इंटरप्टेड द एल्डेस्ट बेगम शहनाज। तो उसी समय एक सबसे बड़ी जो रानी थी शहनाज बेगम, वो कहती हैं कि आपको तो पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स ने नवाब वाजिद अली शाह को क्या कर दिया है, जेल में डाल दिया है। द नवाब इज़ नॉट विद अस बट द 2 प्रिंसेस आर। अब यहाँ पे कोई कहता है कि उन्हीं राजाओं में से कोई कहता है कि देखिए, जब हमारे पास नवाब नहीं है ये बात हमें पता है, लेकिन उनके 2 प्रिंसेस तो हैं, 2 नवाबजादे हैं, 2 राजकुमार हैं हमारे पास। वी बेग यू टू लेट नौशेरवां द एल्डर प्रिंस टेक हिज प्लेस, कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एल्डर प्रिंस, जो सबसे बड़े राजकुमार, जो सबसे बड़े नवाबजादे नौशेरवां हैं, वो उनका जगह ले लें, नवाब वाजिद अली शाह का जगह ले लें। हाउ डेयर यू सजेस्ट अनदर नेम वाइल आवर ऑनर्ड रूलर स्टिल लिव्स, बेगम शहनाज आस्क्ड इंडिग्नेंटली। अब बेगम शहनाज जो है यहाँ पे काफ़ी गुस्सा होते हुए कहती हैं कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमारे शासक के जिंदा होते हुए भी, हमारे माननीय शासक के जिंदा होते हुए भी तुम एक दूसरे नाम के लिए सजेस्ट करते हो, है ना। एंग्री क्राइज ऑफ ट्रीजन ट्रीजन, है ना, बर्स्ट आउट फ्रॉम दिस जेनाना। अब देखो यहाँ पे जेनाना कहने का मतलब क्या हुआ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे आना होगा यहाँ पे आपके ग्लॉसरी वाले सेक्शन में, राइट। अब देखो यहाँ पे जेनाना कहने का मतलब द पार्ट ऑफ द पैलेस रिजर्व फॉर वुमेन, है ना, महल का वो भाग जो कि महिलाओं के लिए क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। और ट्रीजन कहने का मतलब क्या होता है, देशद्रोही, राजद्रोही, राइट। तो जनाना वाले पार्ट से जहाँ पे महिलाएं थी वहाँ से क्या आने लगा, वहाँ से लोग चिल्लाने लगे, महिलाएं गुस्से में चिल्लाने लगी कि तुम क्या हो, राजद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो, तुम कैसे एक राजा के होते हुए दूसरे को राजा बनाने की बात कर सकते हो, है ना। द राजाज फाउंड देम सेल्फ इन अ ट्रिकी सिचुएशन। अब ये दोनों राजा, राजा जयलाल सिंह और महमूदाबाद के राजा, है ना, ये लोग काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में फंस गए थे। बट हेल्ड देयर ग्राउंड, लेकिन वे लोग घबराए नहीं, वे लोग डटे रहे वहाँ पे और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करने लगे। वी नो दैट नो वन कैन फिल आवर, अब उन दोनों राजाओं में से किसी ने कहा कि हम लोग जानते हैं दैट नो वन कैन फिल आवर वर्दी नवाब्स शूज़, कि हमारे लायक नवाब, हमारे काबिल नवाब का जगह कोई भी नहीं ले सकता, हम सब जानते हैं। आप लोगों को पिक्चर से ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, यहाँ पे एक साइड में महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ पे एक साइड में दोनों राजा बैठे हुए हैं, राजा जयलाल सिंह और महमूदाबाद के राजा। और इन सभी लोगों के बीच में जो है ना एक पर्दा डाला गया है जो कि महिलाओं को, है ना, मर्दों से अलग करता है। दिस इज़ ओनली अ टेम्पररी अरेंजमेंट टिल वी गेट आवर नवाब बैक। अब उन दोनों राजाओं में से कोई कहता है कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट होगा, है ना, और तब तक हमारे जो नवाब हैं वो भी हमें वापस मिल जाएंगे। मोर ओवर दिस इज़ आवर ओनली ऑल्टरनेटिव, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। द सोल्जर्स विल रिस्पेक्ट एंड ओबे ओनली समवन फ्रॉम द रॉयल फैमिली। तो जो सोल्जर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं या उन्हीं वैसे ही इंसान का रिस्पेक्ट करेंगे जो कि शाही घराने से है, राइट। तो यहाँ पे अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं तो फिर उसके बाद जो अगला आने वाला जो राजा होता है उसका बेटा ऐसे करके होता रहता है। दे आर लॉयल टू देयर नवाब एंड आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर हिज सेक। अब ये दोनों राजा कहते हैं कि जो हमारी जनता है या जो हमारे सोल्जर्स हैं वो नवाब के प्रति काफ़ी वफादार हैं
और वे लोग उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि रॉयल फैमिली का ही कोई इंसान क्या करे, इस सिचुएशन को संभाले, है ना, और नवाब वाजिद अली शाह की गद्दी को संभाले और उनका जगह ले। एंड ऑफ कोर्स सिंस द हियर इज स्टिल टू यंग। अब देखो हियर यहाँ पे कहने का मतलब संतान, वारिस। और हाँ बेशक, क्योंकि अभी वाजिद अली शाह का जो संतान है, उनके जो वंशज हैं वो अभी काफ़ी छोटे हैं। हिज मदर वुड बी द एक्चुअल रूलर। तो उनकी जो मॉम होंगी वो क्या होंगी, एक्चुअल रूलर होंगी, द रीजेंट। यहाँ पे रीजेंट कहने का मतलब डायरेक्टर, कहने का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि चीज़ें कैसे होती हैं उसको बतलाता है। यहाँ पे रीजेंट को हम लोग राज प्रतिनिधि भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब राजा कोई और है लेकिन उसका काम कोई और करता है, उसी को हम लोग रीजेंट कहते हैं। एडेड दी राजा होपफुली। अब वे दोनों राजा इस बात को कहते हैं कि मतलब इनकी जो मॉम है वो क्या बन सकती हैं, एक्चुअल रूलर बन सकती हैं, है ना, तब तक कि जब तक बच्चे उनके बड़े नहीं हो जाते। प्लीज़ गिव अस टाइम टू थिंक, द बेगम्स रिप्लाइड। तो नवाब वाजिद अली शाह की जितनी भी बेगम्स थीं वो कहती हैं कि सोचने के लिए हमें थोड़ा सा समय दो। देर वर मर्मर्स एंड आर्गूमेंट्स इन द जनाना। जनाना वाले पार्ट में जहाँ पे महिलाएं थीं वहाँ से बुदबुदाने के, फुसफुसाने की और बहस करने की आवाज़ें आने लगीं। बेगम शहनाज वॉज स्केयर्ड ऑफ हर सन। बेगम शहनाज अपने बेटे को लेकर काफ़ी डरी हुई थी। ही वॉज सो यंग एंड अनस्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। बेगम शहनाज का जो बेटा था वो काफ़ी जवान था और उसको युद्ध कला की उतनी जानकारी नहीं थी। वॉट इफ़ ही गॉट हर्ट इन बैटल और वॉर स्किल्ड। क्या हुआ कि अगर वो, है ना, कहीं युद्ध में मारा जाए, है ना, या उसे कहीं पे, कहने का मतलब व्हाट इफ़ ही गॉट हर्ट इन बैटल, कि क्या हुआ यदि वो किसी युद्ध में चोटिल हो जाए, या उससे भी कहीं बुरा कि वो मारा जाए। इसको सोचकर वो काफ़ी डरी हुई थी। सी क्लस्ड हर सन क्लोज टू हर सेल्फ। उन्होंने शहनाज, बेगम शहनाज ने अपने बेटे को अपने पास में पकड़ के रखा हुआ था। आपको यहाँ पे पिक्चर में मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे बेगम शहनाज ने अपने बेटे को अपने बाहों में पकड़ के रखा हुआ है। सडनली अ वॉइस रैंग आउट। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, आई एक्सेप्ट द प्रपोजल, है ना, मुझे ये प्रपोजल मंजूर है। माई सन प्रिंस बिरजिस कदर विल बी हैप्पी टू सर्व अवध। मेरा बेटा प्रिंस बिरजिस कदर अवध की सेवा करने के लिए करके काफ़ी खुश होगा, है ना, मतलब वो तैयार हो जाती हैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। इट वॉज बेगम हजरत महल ईगर टू ज्वाइन द वॉर अगेंस्ट द एनिमी हु हैड जेल्ड हर हस्बैंड। और ये आवाज़ किसकी थी, बेगम हजरत महल की थी, जो कि काफ़ी उत्सुक थी, है ना, उस दुश्मन से लड़ने के लिए जिन्होंने उनके हस्बैंड को जेल में डाल रखा था। बट ही इज़ टू यंग, जस्ट 11, अ चाइल्ड, द रेस्ट ऑफ द लेडीज प्रोटेस्टेड। तो बाकी सारी महिलाएं इस बात का विरोध करने लगीं कि बिरजिस कदर अभी काफ़ी छोटा है, वो सिर्फ 11 साल का है ना। हजरत महल रिमेंड एडमेंट। हजरत महल अपनी बातों पर टिकी रहीं। फाइटिंग इज़ द ओनली चॉइस वी हैव। उन्होंने क्या कहा कि फाइट करना ही, लड़ना ही हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, एक ऑप्शन है। वी हैव बिन पैसिव फॉर टू लॉन्ग। हम काफ़ी लंबे समय से चुप रहे हैं। एक्सपेक्टिंग जस्टिस फ्रॉम द ब्रिटिश। और हम ब्रिटिशर्स से न्याय की उम्मीद लगा रखे थे, है ना, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। नाउ वी नो बेटर। अब हमें ये बात अच्छे से पता है। दे ओनली वॉन्ट आवर वेल्थ, कि इन ब्रिटिशर्स को सिर्फ हमारा धन और संपत्ति चाहिए। इट इज़ टाइम वी ड्रोव देम अवे। अब समय आ गया है कि हम उन्हें यहाँ से खदेड़ कर बाहर निकालें। विद योर हेल्प राजा साहिबान, माई सन एंड आई आर रेडी टू फाइट। अब यहाँ पे बेगम हजरत महल कहती हैं कि राजा साहिबान, आप लोगों की मदद के साथ मैं और मेरा बेटा इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। बेगम शहनाज फेल्ट रिलीव्ड। जब ऐसा हुआ तो बेगम शहनाज को काफ़ी सुकून मिला। उन्हें ये तो पता चल गया कि उनके बेटे को युद्ध में जाने की ज़रूरत नहीं है, या उनके बेटे को इस तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। प्लीज्ड द राजाज बोर्ड एंड लेफ्ट द हॉल। अब वो दोनों राजा भी काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने रानी को झुक के नमस्कार किया, उनका सत्कार किया और वहाँ से चले गए। ओके, नेक्स्ट डे प्रिंस बिरजिस वॉज लेड इन अ प्रोसेशन टू बरादरी। अगले दिन प्रिंस बिरजिस को बरादरी के जुलूस में ले जाया गया। वेयर ही वॉज क्राउंड नवाब, जहाँ पे उसे नवाब बनाया गया, नवाब बनने की ताजपोशी की गई।
A 21 गन सैल्यूट बूम्ड आउट द अनाउंसमेंट, और उनके ताजपोशी की अनाउंसमेंट 21 तोपों की सलामी के द्वारा की गई। बेगम हजरत महल स्टूड इरेक्ट एंड प्राउड बिसाइड हर सन, है ना। जब उनकी ताजपोशी हो रही थी तो बेगम हजरत महल अपने बेटे के बगल में एकदम तन के खड़ी हुई थी, एकदम डट के खड़ी हुई थी। सी वॉज डिक्लेयर्ड रीजेंट, और उन्हें राज प्रतिनिधि घोषित किया गया, उन्हें रीजेंट घोषित किया गया, हु वुड रूल अवध ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन, जो कि अपने छोटे बेटे के बदले अवध को रूल करेंगी, अवध पे शासन करेंगी। द क्राउड रोअर्ड इट्स अप्रूवल, और भीड़ ने भी चिल्ला करके अपनी सहमति जताई। इसके बाद जो भी हमारा पार्ट बचा हुआ है, इसको हम लोग इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे वैसे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हु केम टू मीट द बेगम्स, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द फ्रेंड ऑफ नवाब्स राजा जयलाल सिंह एंड द किंग ऑफ द महमूदाबाद वर कम टू मीट द बेगम्स। Who accepted the proposal of the two Rajas, इसको हम लोग बोल सकते हैं बेगम हजरत महल accepted the proposal of the two Rajas. Who was made the new Nawab? Birjis Qadar was made the new Nawab. Who was declared regent? बेगम हजरत महल was declared the regent, right? तो इसके बाद जो भी पार्ट हमारा बचा हुआ है, see you in the part 2. Bye bye.